हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं एंड हमारे चैप्टर का नाम है वाटर। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि यूपीएससी ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिक्स का, तो देखिए हमें पता होगा वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल का मतलब क्या हो गया सिंपली कि ये देखिए वाटर है, ये इवापोरेट होगा, कंडेंस होगा एटमॉस्फेयर में, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा एंड उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये बहुत हैवी हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल के फॉर्म में जो है ये ज़मीन पे आ जाएगा, अगेन वो इवापोरेट होगा, अगेन कंडेंसेशन होगा, अगेन प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर क्या होता है, जो हम पीते हैं, जो हम ड्रिंक करते हैं, वही फ्रेश वाटर होता है। तो हमें वो जो है पॉन्ड से देखने को मिल जाता है, वो हमें लेक से मिलेगा, वो हमें पॉन्ड से मिलेगा, वो हमें रिवर से मिलेगा, वो हमें ग्लेशियर से मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सॉल्टी वाटर का, जो कि हमारे अर्थ पे एबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो हमें ओशियंस में और तो और सीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगर हम लोग सैलिनिटी का, तो सैलिनिटी को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स, ठीक है ना। मतलब कि 1000 ग्राम वाटर में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं सैलिनिटी, ठीक है ना। अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं, देखिए सैलिनिटी को हम लोग पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पार्ट्स पर 1000। तो ऑन एन एवरेज देखते हैं तो ओशियंस में 35 पीपीटी जो होता है वो उसकी एवरेज सैलिनिटी होती है, ठीक है ना। एंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो डेड सी है वो इजराइल में देखने को मिलती है, उसका जो सैलिनिटी है ना वो 340 ग्राम है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो स्विमर्स हैं इसमें क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है कि ये इसको उस डेड सी को बहुत ज़्यादा डेंस बना देता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में अगर कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट है तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये डेटा जो है वो ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर कहाँ पे मिलता है, ओशियंस में मिलता है। एंड हमारे अर्थ पे 97.3% जो है वो क्या है, वो ओशियन वाटर है, ठीक है ना। ओशियन वाटर है यानी कि सलाइन वाटर है, तो हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते, मतलब ये हमारे यूज़ के लिए सूटेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं आइस कैप्स का। आइस कैप्स कितना है, 2%। अगेन ग्राउंड वाटर 0.68%, ठीक है। आपको एकदम इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है, उससे कम में कौन है, उससे कम में कौन है। ये मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखिए 2013 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर किस में है, 2% डायरेक्टली जो है आपको आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सिंपली आप देख सकते हो आइस कैप के बाद लार्जेस्ट प्रोपोर्शन 0.68% आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना। तो बिना कुछ देखे सोचे समझे आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हो, है ना। आपने देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अगर आपको ये चीज़ याद होगा तो आप कर ले जाओगे, ओके। अगेन देखते हैं 2010 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू बी अबाउट लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर फाउंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रेश वाटर जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर प्रेजेंट तो है लेकिन कई जगह ऐसा है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये ऐसा ये बोल रहा है कि जो फ्रेश वाटर यूज़ के लिए अवेलेबल है वो लेस देन 1% है। तो हाँ, ये चीज़ करेक्ट है। सेकेंड थिंग बात करते हैं, ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ 95% टोटल फ्रेश वाटर फाउंड, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये क्या बोल रहा है, टोटल फ्रेश वाटर फाउंड, वाटर नहीं बोला है इसने टोटल फ्रेश वाटर बोला है। तो जो पूरा टोटल फ्रेश वाटर है उसमें से 95% जो है वो पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में है ना।
तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ है वो तो लेस देन 1% है, करेक्ट। लेकिन ये 68.7% जो फ्रेश वाटर है वही पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स के रूप में है, ठीक है ना। तो ये डेटा आपको याद रखना है। आपने देखा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, एंड ये है ओशियन सर्कुलेशन, ठीक है ना। ओशियन सर्कुलेशन का मतलब मैं सिंपली अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ओशियन के वाटर होते हैं ना, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ये कभी भी एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ओशियन वाटर हमेशा मूव करता रहता है। तो ये कैसे इनका जो मूवमेंट होता है, अगर हम उसे कैटेगराइज करते हैं तो उसे हम 3 फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया वेव, दूसरा हो गया टाइड, तीसरा हो गया करंट। ओके, अब अगर हम बात करते हैं वेव का, तो वेव क्या होता है, देखो सिंपली अगर मान लीजिए ये आपका समुद्र है एंड यहाँ से वाटर इसके ऊपर से ब्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो समुद्र का वाटर है इस तरीके से उठेगा, गिरेगा, अगेन राइज एंड फॉल होगा। इसी को सिंपली हम लोग बोलते हैं वेव, ठीक है ना। तो वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशियंस राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली आर कॉल्ड वेव्स, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा था, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए ये वेव तो जब नॉर्मल हवा चल रही है तो नॉर्मल आराम से वेव इस तरीके से जा रहा है, लेकिन जब एक सीरीज ऑफ वेव, बहुत ही ज़्यादा हाई वेवलेंथ का वेव आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों? एंड ये किस केस में होगा, मान लीजिए ओशियन के अंदर जो है अर्थक्वेक आया, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, या तो फिर लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो ओशियन का वाटर है वो तुरंत उठ जाएगा ना, तुरंत एकदम शिफ्ट कर जाएगा वर्टिकली, एंड उसके बाद फिर जो वेव बनेगा वो इतना डिस्ट्रक्टिव होगा कि आसपास के जो भी कोस्ट होंगे उन्हें ले डूबेगा, जो जान माल की हानि होगी वो अलग से होगी, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी, ठीक है ना। सुनामी क्या हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव वेव होता है, जो कि कैसे बनता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर लैंडस्लाइड, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ, एंड फाइनली इस तरीके से वेव जो है आता है एंड पूरा जो है सब कुछ ख़त्म कर देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सुनामी, ठीक है ना। अगर हम सुनामी की बात करते हैं तो 2004 का सुनामी आपको पता होगा। तो सुनामी को हम लोग अगर जापानीज़ वर्ड में देखें तो इसको हम लोग हार्बर वेव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हार्बर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सुनामी के समय पे, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो सबमर्ज हो गया कब, सुनामी 2004 में, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइड से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एंड टाइड को सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। अब मैंने वेव के लिए क्या बोला, वेव को भी वही बोला, राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। टाइड के लिए भी मैंने वही बोला, राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखिए वेव के समय पे मैंने बोला कि जो विंड ब्लो कर रहा है वो वेव को इस तरीके से करेगा, है ना। लेकिन टाइड में विंड का कोई रोल नहीं होता है। टाइड के केस में जो है तीन चीज़ें होती हैं। पहला ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का, एंड थर्ड थिंग जो कि हमारे इस बुक में डिस्कस नहीं किया गया है एंड वो 11th में है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। इन 3 वजह से टाइड्स जो है जनरेट होते हैं, ठीक है ना। हाई टाइड होगा तो क्या होगा, हाई टाइड मतलब कि वाटर जो है, ये अगर मान लीजिए ये आपका शोर है, ये ओशियन है, तो वाटर यहाँ तक आ जाएगा, है ना। लो टाइड में क्या होगा, वाटर रिसीड करके यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। नॉर्मल लेवल से नीचे हो गया तो लो टाइड हो गया, नॉर्मल लेवल से ऊपर हो गया तो आपका हाई टाइड हो गया। ये क्या है, ये आपका शोर है, किनारा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टाइड होते हैं। एक होता है आपका नीप टाइड, सेकंड होता है आपका स्प्रिंग टाइड, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग टाइड का, तो देखिए जब आपका सन, मून एंड अर्थ ये तीनों एक लाइन में होंगे ना, ये एक लाइन में कब होंगे, जब आपका फुल मून होगा
या तो फिर आपका न्यू मून होगा। आई होप कि आपको पता होगा फुल मून एंड न्यू मून, ये क्लास 6 चैप्टर 1 में ही है। एंड अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। तो फुल मून और न्यू मून के केस में ये तीनों एक लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइड जो होता है वो हाईएस्ट होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है। सेकेंड केस, जब आपका मून फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है तो उस केस में मून इधर 90 डिग्री पे, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तो देखिए इस साइड से भी ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, इस साइड से भी ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लो टाइड होगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड, है ना। तो इसने क्या बोला, इसने बताया कि जो वाटर होता है अर्थ का मून के नज़दीक में, वो पुल हो जाता है मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हाई टाइड होता है। एंड ये किस केस में होता है, जब फुल मून होगा या फिर न्यू मून होगा। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, तीनों एक लाइन में होंगे एंड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा, वाटर पुल हो जाएगा एंड हाई टाइड होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग टाइड। अगर हम लोग बात करते हैं नीप टाइड का, तो जैसा कि फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मून का होता है, उस समय ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे, मून यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे होगा। इस केस में 90 डिग्री बनाएंगे, इधर से भी पुल हो रहा है, इस साइड से भी पुल हो रहा है, तो दोनों काउंटर एक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, लो टाइड होगा। ठीक है ना। अगर हम लोग बेनिफिट की बात करते हैं हाई टाइड का, तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ये किनारा है, ये आपका ओशियन का लेवल है, हाई टाइड में इतना हो जाएगा, है ना। तो ये नेविगेशन में, यानी जो शिप हैं वो बहुत ही इजीली कोस्ट पे पहुंच पाएंगी, है ना। सेकंड थिंग क्या होगा कि हाई टाइड हो जाएगा, जो फिश हैं वो और ज़्यादा किनारे पे आ जाएंगी, तो फिशरमैन को भी बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है फिश पकड़ने में। ठीक है ना। और तो और जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, आपको पता होगा ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हमारे लास्ट पॉइंट का देखिए, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग, ये वाला तो हमारा ओशियन करंट से है, ये वाला 2015 का ये क्वेश्चन है कि टाइड्स अकर इन द ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच एमंग द फॉलोइंग। टाइड क्यों होता है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों होता है, रोटेशन की वजह से होता है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से टाइड होता है, जिसको हम लोग क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया आपका डी। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं ओशियन करंट्स का। तो जब हम लोग बात करते हैं ओशियन करंट का, तो सिंपली हम ओशियन करंट को डिफाइन कर सकते हैं, जो वाटर स्ट्रीम फ्लो कर रहा है ना, मतलब इस तरीके से फ्लो कर रहा है कॉन्स्टेंटली हमेशा, मतलब वाटर, मैंने आपको बताया कि ओशियन के वाटर होते हैं ये लगातार फ्लो करते रहते हैं ना, तो जो वाटर स्ट्रीम फ्लो कर रहा है कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आज ऐसे फ्लो कर रहा है तो कल इस तरीके से करेगा, नहीं, इनका जो डायरेक्शन होता है वो डेफिनिट होता है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं ओशियन करेंट्स। ठीक है ना। ओशियन करंट जो होते हैं, इट कैन बी वार्म ऑल्सो, इट कैन बी कोल्ड ऑल्सो। बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी प्लेस पे हाई इंसोलेशन है, ज़्यादा सूर्य की एनर्जी है, तो वो वार्म होगा ओशियन वाटर, राइट, एंड किसी प्लेस पे ओशियन सन का एनर्जी कम पड़ रहा है तो वो कोल्ड होगा, है ना। अगर हम बात करते हैं वार्म ओशियन करंट का, वार्म ओशियन वाटर का, तो ये हमें इक्वेटर से पोल की तरफ देखते हुए मिलता है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है। वहीं पे कोल्ड ओशियन करंट जो होता है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आता है ना। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ओशियन करंट होता है जिस तरीके से मूव करता रहता है ना, जैसे जैसे प्लेस पे, तो वो क्या करता है, वहाँ के टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है। वार्म ओशन करंट है तो वार्म टेम्परेचर होगा, कोल्ड ओशन करंट है तो कोल्ड टेम्परेचर होगा। ठीक है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एरियाज जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट मिलते हैं वो सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा फिशिंग एक्टिविटी आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वार्म ओशन करंट है, ये कोल्ड ओशन करंट है, तो इस एरिया में बहुत ही अच्छी आपको फिशिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये जापान वाला एरिया है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए अगर हम यूपीएससी का क्वेश्चन देखें तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर वार्म एंड कूल एटमॉस्फेरिक करंट मीट्स, रिवर ड्रेन्स आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी, वार्म एंड कोल्ड ओशियानिक करंट्स मीन। तो आप देख सकते हो कि क्लास 7th के एनसीईआरटी से भी, बहुत ही बेसिक से भी किस तरीके से ये इतना ईजी सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे,
है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, है ना। अगर हम बात करते हैं, अब बहुत ही बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि जो फिश का जो फूड होता है ना, प्लैंकटन करके कुछ ऐसा होता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है, जिसकी वजह से फिश यहाँ पे आती है एंड वो खुद दूसरों का खाना बन जाती है, मतलब कि हमारा खाना बन जाती है ना। तो बस दोस्तों, आप जो है इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि क्लास 11th में हमें एक एक जो मेन करंट्स हैं कोल्ड एंड वार्म, हमें उसको पढ़ना है। तो एक बार आपको इसका आइडिया इस क्लास में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।